कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। सो गाइस, आज मैं लेकर के आई हूँ एक ऐसी क्लास जिसका आप लोगों को बेसब्री से था इंतजार। समतल में गति कि हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो यानी कि ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पेपर में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। उस टाइम पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, उन सारी बातों के बारे में बात करेंगे। बाकी अगर आप में से किसी बच्चे ने समतल में गति चैप्टर को नहीं पढ़ा है बेटा, तो यहाँ पर है आपके सामने एक वन शॉट क्लास जो मैं ऑलरेडी इस चैनल पर ले चुकी हूँ। तो ये है बच्चों समतल में गति के वन शॉट की प्रॉपर क्लास। तो आप जाकर किस क्लास को देखो। और इसके अलावा बेटा केवल समतल में गति ही नहीं बल्कि बच्चा सरल रेखा में गति, ठीक है, इसके बाद आपका मात्रक और मापन और बच्चों फिजिक्स की जितनी मैं बोल सकती हूँ कि अब तक की सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस यहाँ पर हो चुकी हैं। और आपको बेटा यहाँ पर प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, वो भी बेटा जो है बिल्कुल हर एक कॉन्सेप्ट के डिटेल के साथ। बाकी अगर बच्चे आप लोगों को सारे टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए हमारे पास आपके लिए बहुत ही अच्छा बैच है जिसका नाम है आगाज बैच। क्लास 11th हिंदी मीडियम का सर्वश्रेष्ठ बैच है आगाज बैच। बच्चा इस बैच में हम केवल आपको पढ़ाते ही नहीं है बल्कि आपको सब्जेक्ट को भी फील करवाते हैं। यहाँ पर आपको मिलने वाली है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, बायोलॉजी की पूरी लाइव क्लासेस जिसमें हम आपको एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, जब बच्चों क्लास खत्म हो जाएगी, चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो क्लास खत्म होने के बाद उस क्लास की टीचर स्लाइड्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी तुरंत के तुरंत। इसके अलावा चैप्टर का टेस्ट भी लिया जाएगा जिससे आपको प्रॉपर पता चलेगा कि आपको कितना आता है और आपको कितने मेहनत करने की आवश्यकता है, कितनी रैंक है आपकी, आप कहाँ पर लाई कर रहे हो, कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, कितना किस बच्चे से आगे हो। और बच्चों हम आपको हर एक चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी दे रहे हैं और बच्चा इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यानी कि आपके पास हर एक चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे। अब बात ये आती है कि मैम हमें इस बैच को ज्वाइन तो करना है पर इस बैच की प्राइसिंग क्या है, इस बैच को हम कैसे परचेज करें, क्लासेस का टाइम टेबल क्या है, क्लासेस कितने घंटे के होंगे। आपके बच्चों जितने भी डाउट्स हैं बस आपको एक नंबर पर कॉल करना है 0124-715-8250 पर, या फिर बच्चों आप डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म दिया उस पर फिल कर सकते हो, या फिर इसके अलावा मैंने आपको इस क्लास के एंड में होमवर्क भी दिया हुआ है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। वहां पर जब आप होमवर्क अटेम्प्ट करने जाओगे तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आप आगाज बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको बस यहाँ पर यस टाइप करना है और जैसे आप यस टाइप करोगे हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। गाइज ये थी पूरी इंफॉर्मेशन। अब बच्चे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना। पर उसके पहले मैं एक बार जल्दी से इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलेज की लिस्ट लिख देती हूँ और आपको थोड़ा सा जो है रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। एंड देन बच्चे प्रॉमिस करिएगा कि जब आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो कॉपी और पेन लेकर के बैठना, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा खुद का दिमाग चलाना जिससे थोड़ा सा आप ये समझ पाओ कि यहाँ पर और क्या किया जा सकता था। बाकी तो मैं सॉल्व करवा ही रही हूँ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए बेटा इस पूरे चैप्टर में आपको 3 चीजें पढ़ने को मिलती हैं। एक आपका वेक्टर्स है बच्चों जो कि मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में करवाया हुआ है विद क्वेश्चंस। बच्चों नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रक्षेप्य गति जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चों प्रक्षेप्य गति और एक समान वृत्तीय गति इन दोनों से ही आपके जो स्कूल एग्जाम्स हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। गाइज हम लोग उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि प्रक्षेप्य गति के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज कौन कौन से हैं। आप चाहो तो मेरे साथ आप भी लिस्ट बना सकते हो। यहां पर हमारे सामने सबसे पहला फॉर्मूला आता है कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। बहुत बार डेरिवेशन पूछा गया है और इस डेरिवेशन को मैंने वन शॉट वाली क्लास में पूरा समझाया हुआ है। तो प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। इसके लिए बच्चों हमने सिद्ध किया था और हमें एक इक्वेशन मिलती है एंड बेटा वो इक्वेशन है y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस का g अपॉन 2
u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। सो एक्स टेन थीटा माइनस का g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। सो गाइज एक्चुअली हम करते क्या हैं, जब इस इक्वेशन की तुलना करते हैं परवलय के समीकरण से, तो बच्चों हमें यहाँ पर जो ये इक्वेशन है बेटा, ये पूरे बेटा किस फॉर्म में मिल रही है बच्चा, परवलय की ही समीकरण मिल रही है। और यहाँ से भी सिद्ध होता है कि यस, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, गणितीय रूप से भी सिद्ध हो जाता है। इसके अलावा बच्चों हम बात करते हैं सेकंड है बच्चों, सेकंड है उड्डयन काल। तो प्रक्षेप के द्वारा हवा में जितनी देर समय लगता है उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टी इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, सो टी इक्वल्स टू होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। नेक्स्ट है थर्ड फॉर्मूला जो कि है क्षैतिज परास। तो गोला जमीन में जितनी दूरी पर जाकर गिरता है बेटा, उसे हम बेटा क्या बोलते हैं, सो उसे हम बोलते हैं क्षैतिज परास। और क्षैतिज परास का फॉर्मूला क्या होता है, सो क्षैतिज परास R इक्वल्स टू होता है, सो R इक्वल्स टू है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसके अलावा चौथा फॉर्मूला सो हमारे पास फोर्थ फॉर्मूला है अधिकतम ऊंचाई का। सो H इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, सो H इक्वल्स टू होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। याद रखिएगा जब थीटा बच्चों क्या होगा, जब थीटा 45 डिग्री होगा तब हमारा जो प्रक्षेप है वो जमीन में सबसे ज्यादा दूरी पर जाकर गिरेगा, राइट। तो यहाँ से आपके सामने फॉर्मूला क्या बन जाता है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो R का फॉर्मूला, R मैक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन जी। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ एच मैक्स के बारे में, सो जब बच्चों थीटा क्या होगा, जब थीटा होगा 90 डिग्री, यानी कि जब आप किसी भी वस्तु को लंबवत प्रक्षेपित करोगे तो सबसे ज्यादा ऊंचाई तक वो जाकर के पहुंचेगा। तो यहाँ से हमें एच मैक्स का फॉर्मूला क्या मिल जाता है, सो एच मैक्स बराबर क्या बेटा मिल जाएगा आपको यहाँ से, सो गाइज एच मैक्स बराबर मिल जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है बेटा, और इन सारे फॉर्मूले से ही आप ये मान लीजिए कि आपके सारे न्यूमेरिकल्स बेटा बन जाएंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनेंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं, राइट। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों। नेक्स्ट है एक समान वृत्तीय गति, एक बार उसके फॉर्मूलेज देख लेते हैं, देन बच्चों सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। तो एक समान वृत्तीय गति, सो एक समान वृत्तीय गति के लिए कौन कौन से फॉर्मूले हो जाएंगे। सबसे पहले तो बच्चों आपका रिलेशन होता है रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन के मध्य में। तो थीटा है कोणीय विस्थापन, एस है रेखीय विस्थापन, एस इक्वल्स टू आर थीटा। सेकेंड, अगर मैं आपसे बोलूं रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है, तो ये होता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि रेखीय त्वरण और आपके कोणीय त्वरण में क्या संबंध होता है, तो ये होता है a इक्वल्स टू आर एल्फा, जहां पर ओमेगा क्या है आपका, ओमेगा है कोणीय त्वरण, कोणीय वेग, राइट। तो ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, या तात्क्षणिक कोणीय वेग भी लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी। वहीं पर ही सेम अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण है, तो अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। कोणीय त्वरण, कोणीय वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उससे हम कोणीय एक्सलरेशन कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं। इसको लिख सकते हो आप तात्क्षणिक जो है, तात्क्षणिक कोणीय त्वरण बोल सकते हैं डी ओमेगा अपॉन डी टी। इसके अलावा बच्चों
आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि है बच्चों अभिकेंद्रीय एक्सलरेशन का AC बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। सो गाइज AC इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक और फॉर्मूला है जो कि है ओमेगा स्क्वायर आर। सो AC इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक और फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर आर, राइट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वी से ही हम लोग ये फॉर्मूला बनाते हैं। अगर आप रखोगे, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ बच्चों। जब हम वी की जगह आर ओमेगा रखेंगे तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। सो यहाँ से आर कट गया और सीधा सीधा हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर आर। सो यहाँ से मिल गया AC इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर। एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, और वो फॉर्मूला है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी, जहाँ पर टी क्या है, जहाँ पर टी है आवर्तकाल। सो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी, और यहाँ पर बच्चों चूंकि आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप इसको न्यू भी लिख सकते हो, या इसको फ्रीक्वेंसी, आप फ्रीक्वेंसी को आप एफ से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं कहीं पर एन भी दर्शाते हैं, तो आवृत्ति को आप एफ से दर्शा सकते हो, न्यू से दर्शा सकते हो, और एन से दर्शा सकते हो। सो यहाँ से बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलता है जो कि है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। सो ये बच्चों हैं आपके सारे वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जिनसे एक समान वृत्तीय गति के सारे क्वेश्चंस हमसे सॉल्व हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चंस के साथ, और सबसे पहला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सो क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी प्रक्षेप की अधिकतम परास 1000 मीटर है तो इस स्थिति में उसकी महत्तम ऊंचाई क्या होगी। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, सो हमें क्वेश्चन में गिवन है आर मैक्स का मान, अधिकतम परास हमें पता है जो कि है 1000 मीटर, और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे महत्तम ऊंचाई के बारे में पूछा गया है। बच्चों एक बार जरा इसका फॉर्मूला लिखेंगे। सो हमारे पास आर मैक्स का फॉर्मूला क्या है, सो आर मैक्स का फॉर्मूला है यू स्क्वायर अपॉन जी, राइट। बच्चों आप देख सकते हो आर मैक्स का फॉर्मूला क्या है, तो ये है यू स्क्वायर अपॉन जी, जबकि एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर अपॉन 2g, यहाँ पे लिखो। और वहीं पर ही एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, तो ये है यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो अगर आप नोटिस करो बच्चों, तो आर मैक्स और एच मैक्स में एक संबंध है। वो संबंध क्या है बेटा, वो संबंध ये है ना, वो बेटा संबंध क्या है, वो संबंध ये है कि एच मैक्स क्या होता है, एच मैक्स यू स्क्वायर अपॉन और जी की जगह हम क्या रख सकते हैं, आर मैक्स लिख सकते हैं। सो यहाँ पर बच्चों वो रिलेशन ये है कि जो हमारी अधिकतम ऊंचाई होती है वो क्षैतिज परास की आधी होती है, यानी कि गोला जमीन पर जितनी दूर जाकर गिरेगा ना, उसकी आधी जो दूरी है बेटा उसको टाइम लगेगा जमीन से ऊपर पहुंचने में, ऊंचाई तक पहुंचने में। तो एच मैक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर मैक्स अपॉन 2 आ जाएगा। अब बच्चों अगर ऐसा है तो यहाँ पर तो ये फिर एक लाइन का ही सवाल बचा है ना, तो इसी में सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखो बच्चों, अगर आपको पता है, इफ आपको यहाँ पर गिवन है कि भाई एच मैक्स का मान क्या होगा, आर मैक्स आपको पता है, तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि एच मैक्स क्या होता है, चूंकि एच मैक्स आर मैक्स का आधा होता है, ठीक है। सो आर मैक्स तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, आर मैक्स कितना पता है, आर मैक्स हमें 1000 पता है, तो 1000 अपॉन 2, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से बच्चों हमारे पास अधिकतम ऊंचाई कितनी आ गई, अधिकतम ऊंचाई आ गई 500 मीटर। एच मैक्स कितना मान आ गया बेटा, एच मैक्स की वैल्यू आ गई 500 मीटर। अगर गोला जमीन पर 1000 मीटर दूर जाकर गिरेगा तो ये 500 मीटर तक ही ऊपर पहुंच सकता है। बच्चों सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोचते हो, बस आपको लेकिन उसके लिए यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, एंड देन बच्चों आप होमवर्क भी अटेम्प्ट करना, आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए तो बच्चों अगला सवाल क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रक्षेप क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर 14 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ा जाता है। पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग का मान और दिशा क्या होंगे। बहुत ही इजी, अगर आपने वन शॉट क्लास देखी हुई है तो बच्चों ये बहुत ही इजी लगेगा। देखिए बच्चों, अक्सर हम लोग गलतियां करते हैं, हम सोचते हैं कि न्यूमेरिकल्स इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेशन, बट ऐसा नहीं है। आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा।
आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है और लॉजिक क्या लग रहा है। तो अगर आपने वन शॉट क्लास देखी होगी तो आपको याद आ जाएगा तुरंत ही कि प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर क्या होता है। बट आपको अगर देखी नहीं है क्लास तो आपको नहीं पता कि यहाँ पर एक्चुअली क्या होने वाला है, राइट। सो आपको मैं एक बार थोड़ा सा ओवर व्यू दे देती हूँ। सब बच्चों एक्चुअली होता क्या है, अगर हम किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज से जो है थीटा कोण पर अगर प्रक्षेपित करते हैं तो होता क्या है बच्चों, होगा ये कि हमारा जो प्रक्षेप है वो कुछ इस तरीके से जाकर गिरेगा जमीन पर, है ना। अब अगर आप नोटिस करो तो बेटा हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास दो वेग होंगे, एक होगा क्षैतिज में और एक होगा ऊर्ध्वाधर में। जो क्षैतिज वाला वेग है वो हेल्प करता है प्रक्षेप को जमीन पर जो है अधिक दूरी को तय करवाने में। जो यू वाई है वो हेल्प करता है प्रक्षेप को उच्चतम ऊंचाई तक लेकर जाने में, ठीक है। अब बच्चों जैसे कि हम सबको पता है धरती मैया हमसे बहुत प्यार करती हैं एंड वो चाहती हैं कि सारी चीज़ें ज़मीन पर ही रहें। तो जब भी कोई वस्तु ज़मीन से ऊंचाई पर जाना स्टार्ट करती है वैसे ही उस पर क्या होता है, उस पर जो है नीचे की ओर बल लगना स्टार्ट हो जाता है। और इस प्रकार से बच्चों हर एक वस्तु जो कि ज़मीन से ऊंचाई पर जा रही होगी उसका वेग लगातार घटता जाता है। और बेटा होगा यहाँ पर भी सेम ये बात कि जो यू वाई है उसका मान क्या होगा बेटा, यू वाई का मान घटता जाएगा और उच्चतम बिंदु पर एक्चुअली क्या होगा बेटा, उच्चतम बिंदु पर यू वाई का मान तो 0 हो चुका होगा। पर याद रखना कि यू एक्स को कोई चेंज नहीं करने वाला, यू एक्स को बेटा जी क्या होगा, तो यू एक्स तो यहाँ पर अभी भी होगा, ठीक है। सो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, तो सबसे बड़ी चीज तो ये कि प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर केवल एक ही वेग होगा जो कि है क्षैतिज दिशा का वेग, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर लिख लेते हैं प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग, और जो कि बेटा किसके बराबर है, जो कि है ux के बराबर। अब आपको पता होना चाहिए कि हम लोग किसी भी भौतिक राशि घटक कैसे करते हैं। सो गाइज मैंने आपको समझाया भी था कोण के पास वाला cos थीटा, तो यानी कि ux क्या हो जाएगा, ux बराबर होगा u cos थीटा के, कोण से दूर होता है साइन थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा u साइन थीटा के। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, चूंकि अपने को पता ही है कि ux बराबर क्या हो जाएगा, सो ux बराबर होगा u cos थीटा, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कर लो, सिंपल। सो यहाँ से क्या आ जाएगा u cos थीटा, तो बच्चों u का मान कितना है, तो ये है 14 मीटर पर सेकेंड। cos थीटा कितना है, तो ये 60 है। cos 60 कितना होता है, ये होता है 1/2। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा ux बराबर 7 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि क्षैतिज दिशा में बच्चों क्या होगा 7 मीटर पर सेकेंड का वेग होगा उच्चतम बिंदु पर। आप तो ये लिख सकते हो कि वेलोसिटी बेटा किस दिशा में है, ये है क्षैतिज दिशा में। किस दिशा में है, क्षैतिज दिशा में है, ठीक है। सो सिंपल सी बात है कि जब भी आप किसी वस्तु को थीटा कोण से समतल से प्रक्षेपित करेंगे किसी प्रारंभिक वेग u को दे करके, तो क्या होगा, उसके दो घटक होंगे, एक होगा x दिशा में उसकी वेलोसिटी होगी, एक y दिशा में वेलोसिटी होगी। x को बोलते हैं क्षैतिज वेग की दिशा, क्षैतिज वेग जो है बेटा जी क्या होगा, वैल्यू होती है u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाएगा, uy बराबर हो जाएगा u साइन थीटा के। क्षैतिज जो वेग है उसको कोई प्रभावित नहीं करेगा, क्षैतिज वेग पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इस प्रकार से संपूर्ण इस प्रक्षेप पथ में जो क्षैतिज का वेग रहता है बेटा वो सेम u cos थीटा ही रहता है, जबकि वहीं पर ही जो हमारे पास ऊर्ध्वाधर वेग है वो लगातार प्रभावित हो रहा होगा, उस पर जो है लगातार बच्चों नीचे की ओर एक बल लग रहा होता है, जिसकी वजह से एक वक्त ऐसा आता है कि uy का मान 0 हो जाएगा, और जिस वक्त uy का मान 0 होगा समझ जाइए कि प्रक्षेप उच्चतम बिंदु पर पहुंच चुका है, और उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने सॉल्व कर लिया कि उच्चतम बिंदु पर बेटा वेग कितना हो जाएगा, सिंपल बेटा उच्चतम बिंदु पर बेटा जो वेग है वो सिंपल बराबर हो जाएगा किसके, u cos थीटा के, ठीक है। तो यहाँ सिंपल क्या आ गया, 14 cos 60, cos 60 कितना होता है बच्चों, cos 60 होता है 1/2, और यहाँ से सिंपल हमारे पास आंसर आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ेंगे,
अगला जो बच्चों ये क्वेश्चन बेटा ये बहुत ही इजी है, मैं फिर आपको यही बोलूंगी, सवाल को देखकर डरिए नहीं, जितना आप देखकर डरेंगे उतना ही बच्चों चीज़ें आपको डरवाएंगी। अगर आपको लग रहा है कि यार 10th बहुत ही डिफ़िकल्ट थी, तो वो डिफ़िकल्ट एक्चुअली थी नहीं, बस हमें उस टाइम पर लग रहा था। अगर आज के टाइम पे मैं आपसे बोलूँ तो आप सारे बच्चे ये बोलो कि मैम नहीं 10th तो बहुत ईजी है, हम तो हर महीने 10th के पेपर दे सकते हैं। 10th के एक जो है 10th के पेपर में हमने 1 महीने जितनी मेहनत करी थी ना, वो यहाँ पर हमारे पास जो है हर दिन की उतनी मेहनत है, राइट। सो बच्चों बिल्कुल वैसे ही अगर आपको लग रहा है कि 11th डिफ़िकल्ट है तो डिफ़िकल्ट नहीं है, बस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। बेसिक्स अगर क्लियर होंगे तो सब कुछ बहुत ही ईजी होगा, बेसिक क्लियर नहीं होंगे ना तो बच्चों दिक्कत होगी। अब होता क्या है, हम लोग जो है ना स्टार्टिंग कुछ चीज़ें जो लेक्चर ईजी लगते हैं उसको देख लेते हैं, जैसे ही डिफ़िकल्ट लगना स्टार्ट होता है वैसे हम गिव अप कर देते हैं। और जबकि बच्चों जो दवाई सबसे कड़वी होती है वही सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो जो लेक्चर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है समझ जाओ कि वो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग करते क्या हैं, हम अक्सर कड़वी जो दवाई है ना उसको लेने से ही मना करते हैं। तो अगर दवाई नहीं लोगे यार तो कैसे बीमारी ठीक होगी, राइट। सो थोड़ा सा मन तो चंचल है ही है, कंट्रोल करो, थोड़ा सा मन को लगाओ कि नहीं यार मुझे सीखना है, थोड़ा सा पुश करो ब्रेन को। सब कुछ यहाँ का खेल है, यहाँ बोल दोगे ना कि भाई मेरे को ये कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है, तो कितना ही मन करेगा, कितना ही डिस्ट्रैक्शन आएगा, बट तुम सीख लोगे। अगर यहाँ से कमजोर हो तो कुछ भी कर लो, कितने ही बड़े सपने देख लो, पूरे नहीं होने, है ना, पूरे नहीं होने भाई। चलो आ जाओ। सो आते हैं क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन कह रहा है कि तोप से एक गोला 1000 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर दागा जाता है। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है। ये मानकर याद करना है गोला कितनी देर हवा में रहा। गोला जितनी देर हवा में रहेगा वो क्या होगा, वो होगा उसका उड्डयन काल, उड़ने का समय। और बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, सो टी बराबर क्या हो जाएगा, सो टी बराबर फॉर्मूला होता है, बहुत ही आसान है। सो टी बराबर फॉर्मूला होता है टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। सिंपल, इस फॉर्मूले में आपको सारी वैल्यूज पुट कर देनी और आंसर निकाल देना है। 2u का मान कितना है, प्रारंभिक वेग कितना दिया है 1000, साइन कितना दिया है साइन 30, जी का मान कितना है 10, यहां से कितना आ गया 2 इंटू 100, साइन 30 कितना होता है 1/2। सिंपल यहाँ से काट दिया और यहाँ से आपके सामने आंसर आ चुका है कि समय कितना हो जाएगा बच्चों, गोले के द्वारा हवा में लगा बेटा जो समय होगा वो कितना होगा 100 सेकेंड का। तो गोला लगभग 100 सेकेंड के आसपास हवा में रहा। एक छोटा सा फॉर्मूला, साइन 30 की वैल्यू और छोटी सी कैलकुलेशन, सीधा आंसर आ गया। बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये, मान लो डिफिकल्ट नहीं है ये, राइट। उड्डयन काल का बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। सिंपल सारी वैल्यूज को पुट किया, सॉल्व किया, आंसर आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन कह रहा है कि तोप से एक गोला 1000 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, दागा जाता है। जी की वैल्यू 10 दी गई है। बोल रहा है कि कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचा। अगेन जस्ट फॉर्मूला, वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आपके सामने है। क्या क्या दिया है हमें, क्या क्या ज्ञात है प्रश्न में। तो बच्चों हमें ज्ञात है प्रारंभिक वेग का मान जो कि है 1000 मीटर पर सेकेंड, थीटा हमको पता है 30 डिग्री का है, जी का मान हम जानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, और निकालना है अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, सो एच का फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रक्षेप द्वारा जो प्राप्त ऊंचाई होगी वो क्या हो जाएगी, सो वो हो जाएगी एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सो एच मैक्स का फर्स्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो एच इक्वल्स टू क्या होता है, सो एच इक्वल्स टू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, सो सिंपल वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर है
तो यानी कि 1000 इंटू 1000 कर दे रही हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा, तो यानी कि साइन 30 का स्क्वायर और जी कितना है 10 है, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, 50 इधर मिल गया, तो हमें कितना मिल गया 1000 गुणे 50 गुणे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, सिंपल, 4 से काट दो, कितना हो गया 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 250 गुणे 50 कितना आ गया, ये आ गया 12500। तो हम क्या बोलेंगे, यानी कि जो हमारे पास गोला है वो लगभग 12500 मीटर ऊंचाई तक जाएगा। कैसे निकाला, कुछ नहीं किया, फॉर्मूला आपके सामने है, कैलकुलेशन आपके सामने करी है, बहुत ही आसान था। h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बच्चों यू का मान कितना हो जाएगा, रखा 1000, जो कि स्क्वायर तो 1000 इंटू 1000 किया, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कितना है 30, सो साइन 30 का स्क्वायर अपॉन 2g, 0 से 0 कट गया, 2 से काट दिया, 100 को तो 50 बचा, 1000 गुणे 50 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2, सो 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, सॉल्व कर लिया, 12500 मीटर आपके सामने है। सो गाइज हर एक क्वेश्चन में मैं ये प्रूव करती जाऊंगी कि न्यूमेरिकल्स आर नॉट सो इजी, न्यूमेरिकल्स हैं वो भूत नहीं है जिसको देख के आप डरो, बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी, ठीक है। सो गाइज थोड़ा सा ध्यान लगाना है, जितना आप डिफ़िकल्ट समझते हो ना वो चीज़ें उतनी डिफ़िकल्ट होती नहीं है। कई बार हम लोग बच्चों बड़ा बना देते हैं ना, आप जरा सोच बिल्कुल वैसे ही, अब आप दिन भर लेकर बैठे रहो, यार मुझे बुखार लग रहा है, बुखार लग रहा है, गर्म लग रहा है, शरीर बहुत ही गर्म लग रहा है, कमजोरी सी लग रही है, शाम तक एनी हाउ आपको फीवर आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही अगर आप लेकर बैठे रहोगे, यार 11th बहुत डिफिकल्ट लग रही है, मुझसे नहीं हो पाएगा, न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, नहीं, कोई नहीं सिखा सकता, कोई भी नहीं सिखा सकता। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े थे, पर तब भी धनुष बाण अर्जुन को ही उठाना पड़ा था। भगवान आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, पर मेहनत के लिए आपको कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा बेटा, राइट। तो मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, बट आपको पेन खुद से उठाना पड़ेगा बेटा, राइट। एक बार पेन आपका उठ गया ना, मैं लिख कर दे सकती हूँ, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है कुछ भी हासिल करने से, ठीक है। सो एक बार वापस से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, एकदम से हिम्मत नहीं हारनी है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। देखो तो एक बार कैसे नहीं होगा, कह रहा है एक कण 1 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है। बच्चों प्रति सेकंड 5 चक्कर, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, ये क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो यानी बच्चों जो आपको यहाँ पर दिया गया है, ये क्या दिया गया है बेटा, आपको आवृत्ति दी गई है, n का मान है 5, ठीक है, आप इसको n लिख सकते हो या f लिख सकते हो, आपकी मर्जी। और क्या दिया है बेटा, हमें यहाँ पर त्रिज्या दी गई है, 1 मीटर की त्रिज्या है, ये पूछा है अभिकेंद्र त्वरण का मान क्या होगा, AC का फॉर्मूला पूछा गया है। अब बच्चों AC का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटा AC का जो फॉर्मूला होता है वो तो क्या होता है, सो AC इक्वल्स टू होता है V स्क्वायर अपॉन R। AC बराबर क्या है, V स्क्वायर अपॉन R। अब या तो हमें रेखीय वेग पता हो, पर यहाँ पर तो हमें रेखीय वेग पता नहीं है, तो अगर रेखीय वेग नहीं पता तो फिर तो ये हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। रेखीय वेग नहीं पता है तो कोणीय वेग का तो फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, सो इसका एक और फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर R, है ना। आप रेडियस को स्मॉल r ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। सो ओमेगा स्क्वायर R। अब आपको यहाँ पर ओमेगा निकालना पड़ेगा, R तो आपको गिवन है बट ओमेगा नहीं पता। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है कोणीय वेग। बट ध्यान से देखो, क्वेश्चन में दिया गया है फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन में को क्या पता है बेटा, बेटा क्वेश्चन में हमको फ्रीक्वेंसी पता है, और मैंने आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला नोट करवाया था, देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला नोट करवाया था, ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। अगर ओमेगा इक्वल्स टू 2πf है तो क्या बच्चों यहाँ पर हम ओमेगा नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं।
सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओमेगा ही निकालेंगे। निकालो ओमेगा। सो ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सो चूंकि ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2πf, बस सॉल्व करो। सो 2 इंटू पाई, देखो अब आपके बच्चों मर्जी गई है, आप चाहो तो पाई का मान 3.14 रख सकते हो, या फिर आप पाई को पाई लिखा रहने दो। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 5, तो यहां से बेटा ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा आ गया 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ये बेटा हमें क्या दिया गया है, हमें कोणीय वेग का मान पता है। आसान है ना, दिख गया होगा आंसर आपकी आंखों के सामने, ही आंसर AC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर R। अगर ओमेगा स्क्वायर है तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। सो 10 पाई का स्क्वायर और रेडियस कितनी है 1 मीटर। सो सिंपल कितना आ गया 100 पाई स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चा हमारे पास, सो यहाँ से हमारे पास आ चुका है अभिकेंद्र त्वरण का बेटा जी सीधा सीधा मान। सो 100 पाई स्क्वायर है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये आपके पास अभिकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला। अगर आप चाहो तो पाई की वैल्यू पुट कर देना और सिंपल कैलकुलेशन कर देना। 3.14 इंटू 3.14 इंटू 100 कर देना, तो आपका जो मान है वो न्यूमेरिक अंक मतलब के अंकों में आ जाएगा। ठीक है, अंकिक अंकों में आ जाएगा। सो बच्चों हमारे पास क्या था, हमें फ्रीक्वेंसी पता थी जो कि 5 थी, रेडियस पता थी 1 मीटर, अभिकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला ज्ञात करना था। ठीक है, मैंने बोला कि अभिकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला होता है AC इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। इसका एक और फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर R। बट अब हमें ओमेगा तो पता ही नहीं है, बट हमको इतना पता है कि एक रिलेशन होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा। उसी ओमेगा का इस्तेमाल हम यहाँ पे करके क्या निकाल लेंगे, अभिकेंद्र त्वरण निकाल लेंगे। तो बच्चों बस हमने यही किया। सो यहाँ से बच्चों क्या आ गया आपके पास, ओमेगा की वैल्यू आ गई 2 इंटू पाई इंटू 5। सो ओमेगा आ गया 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। इसको यहाँ पर पुट करा तो सिंपल आपके पास क्या आ गया, सिंपल आपके पास आ गया अभिकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला AC इक्वल्स टू 100 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही ईजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। सो क्वेश्चन कह रहा है एक कण 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 2 परिक्रमण प्रति सेकंड। अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा ना, 2 परिक्रमण पर सेकंड, इसका मतलब क्या है कि वो 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाता है। जो कण है वो 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाता है। यानी कि हमको यहाँ पर क्या पता है बच्चा, हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात है, हमें ज्ञात है यहाँ पर आवृत्ति n बराबर कितना दिया गया है, n बराबर 2 दिया गया है। कह रहा है कि रेडियस कितनी दी गई है 25 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 25 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। कण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सलरेशन क्या होगा। तो यानी कि बच्चों हमें क्या याद करना है, अभिकेंद्र त्वरण का मान ज्ञात करना है। क्या क्या पता है आपको, n की वैल्यू पता है, आपको r पता है। अच्छा, 2 चक्कर 1 सेकेंड में लगा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको एक चीज और पता है, आपको आवर्त काल का मान भी पता है कि आवर्त काल कितना है, जस्ट 1 सेकेंड है। ठीक है, तो अगेन आप यहाँ पर चाहो तो सिंपल वही सेम प्रोसेस दोहरा सकते हो। कौन कौन सा, देखो वही ओमेगा निकाल, उसकी भी कोई नीड नहीं है ना, इसको हटा ही देती हूँ मैं ताकि कंफ्यूज ना हो। सीधा ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है 2πf या 2πn है ना, इसको मैं f लिख देती हूँ 2πf। सो 2πf की वैल्यू कितनी है 2, तो ओमेगा कितना आ गया, सिंपल 4 पाई रेडियन पर सेकेंड आ गया। नेक्स्ट निकालना क्या है, अभिकेंद्र त्वरण। अगर ओमेगा आ चुका है तो क्या आपके सामने नहीं आ पाएगा AC, बिल्कुल आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, AC इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर R। ओमेगा कितना है 4 पाई इंटू 4 पाई और रेडियस कितनी है 25 इंटू 10 की पावर -2। तो कितना आ गया 16 पाई स्क्वायर इंटू, उसको लिख सकते हो 0.25। तो यहाँ से बच्चों
सिंपली आपके सामने उसको बेटा पूरी वैल्यू बेटा सॉल्व करोगे ना तो सिंपल कितना आ जाएगा, अगर मैं पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना कितना हो जाएगा 3.14 ये वैल्यू बेटा पुट कर दोगे, सिंपल कितना आ जाएगा लगभग 39 दशमलव समथिंग आ जाएगा, ठीक है। सो 39.43 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, ठीक है। सो क्या किया बच्चों हमने यहाँ पर, क्या किया, हमारे सामने था फ्रीक्वेंसी वही 2 परिक्रमण प्रति सेकेंड, मतलब कि जो द एन का मान कितना दिया, फ्रीक्वेंसी का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया है, रेडियस दी हुई थी, अभिकीर्ण त्वरण ज्ञात करना था। हमने क्या किया, पहले हमने ओमेगा निकाला, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ, वैल्यू पुट करी तो यहाँ से कितना आ गया, ओमेगा का मान आ गया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। फिर अगेन सेम प्रोसेस किया, AC इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, आर लगाया बेटा, सॉल्व कर दिया और आंसर हमारे सामने आ चुका है। चलते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का एक पत्थर को अधिकतम 10 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है, 10 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है। इसका मतलब क्या पता है हमको, यहाँ पर हमें यहाँ पर ज्ञात है एच मैक्स की वैल्यू, हमें क्या पता है, हमें एच मैक्स का मान पता है जो कि है 10 मीटर। क्या बोल रहा है कि उसी पत्थर को जिस अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, हमें क्या पता है, यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, आर मैक्स निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, सो फॉर्मूला होता है एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, और वहीं पर आर मैक्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो हमको क्या पता है, हमें यू स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू पता है, यहाँ पे लिख सकते हो यू स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल्स टू 10, यू स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू अपने को पता है यहाँ पर। अब जरा ध्यान से सुनना, अपने को निकालना है आर मैक्स, तो जरा ध्यान से देखो बच्चों, बिल्कुल दिमाग नहीं खराब करना है ना। यू स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू पता है जो कि है 10, निकालना है आपको आर मैक्स की वैल्यू। आर मैक्स क्या किसके बराबर हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी के। चलो नोटिस करो बच्चों, तो क्या मैं आपसे ये बोल सकती हूँ कि हमको पता है बेटा किसकी वैल्यू पता है, यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आर मैक्स बराबर होता है एच मैक्स बाई 2k, और एच मैक्स आपको पता है कितना है बच्चों, क्या निकालना क्या है। हाँ बच्चों ध्यान सुनना, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक सेकेंड इसको लिखो, एच मैक्स अपना होता है आर मैक्स का आधा, ठीक है, एच मैक्स बराबर होता है आर मैक्स का आधा, राइट, एच मैक्स क्या होता है, आर मैक्स का आधा होता है। अब आपको एच मैक्स की वैल्यू पता है, सो सिंपल आर मैक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 रखो, और यहाँ से आर मैक्स आ गया 10 इंटू 2 यानी कि 20, तो यानी हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा पत्थर है वो 20 मीटर तक जा सकता है। तो बच्चों बहुत ध्यान सुनना, हमारे पास क्या था, हमारे पास था कि एक पत्थर को अधिकतम 10 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है, आर मैक्स की वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी। सो बच्चों एच मैक्स बराबर किसके हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g, आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर अपॉन जी। तो बच्चों ध्यान सुनना, अगर एच मैक्स बेटा जी यू स्क्वायर अपॉन 2g है जो कि 10 के इक्वल्स है, आर मैक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो रिलेशन क्या होता है कि जो एच मैक्स होता है वो आर मैक्स का आधा होता है। फिर आप ये बोल सकते हो कि आर मैक्स क्या होता है, आर मैक्स जो है 2 इंटू एच मैक्स होता है। आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो सिंपल यहाँ से कितना आ गया, हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी और सिंपल आ गया 20 मीटर, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे बढ़िया सवाल, यदि प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास आपस में बराबर हैं तो प्रक्षेप का प्रक्षेपण कोण क्या होगा। ये बच्चों आपको ध्यान देना है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये मान लीजिए, नहीं पढ़ा होगा नहीं कर पाओगे। एक प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास आपस में बराबर है, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास आपके आपस में बराबर है, एच और आर आपस में बराबर है, और हमें निकालना क्या है प्रक्षेप का प्रक्षेपण कोण। फॉर्मूला पुट करो दोनों के, एच का फॉर्मूला क्या होता है, तो यू होता है यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आर क्या होता है, क्षैतिज परास का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यही होता है, क्वेश्चन में यही गिवन है कि दोनों के मान आपस में बराबर हैं। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आपस में बराबर है। जी से जी कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया। यहाँ से ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 को उधर भेज दे रही हूँ तो क्या बच गया, 2 इंटू साइन 2 थीटा। बहुत ध्यान से देखना, साइन 2 थीटा के वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, नहीं याद है तो यहाँ पर ध्यान से सुन लो। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर पुट करो तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन से एक साइन कट गया तो क्या आ गया, ये आ गया साइन थीटा इक्वल्स टू 4 कॉस थीटा। क्या आ गया, ये आ गया साइन थीटा इक्वल्स टू 4 कॉस थीटा। कॉस को इधर नीचे भेज दो तो क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 4। इसको लिख सकते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके बराबर है, 4 के। सो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, सो थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स 4। थीटा कितना आ जाएगा, सो थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स 4। सो बच्चों बहुत ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक प्रक्षेपी की अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास आपस में बराबर हैं। तो हमसे पूछा है कि प्रक्षेपी का प्रक्षेपण कोण थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये अपने को फाइंड करना है। तो मैंने आपसे बोला कि देखो दोनों के फॉर्मूले पुट कर दो। तो फॉर्मूला क्या होता है, अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और जो परास का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कटा, जी से जी कट गया, यहाँ से बचा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 साइन 2 थीटा। 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन से एक साइन कट गया तो यहाँ सिंपल कितना आ गया, साइन थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 कॉस थीटा। बच्चों कॉस थीटा को इधर लेके आए तो क्या बन गया, टेन थीटा इक्वल्स टू 4। सो थीटा फाइंड करना था, तो कितना आ गया, तो थीटा बराबर आ गया टेन इनवर्स 4। सो गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया बेटा क्वेश्चन है, राइट। सो अगेन बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, जैसा मैंने क्वेश्चन अभी आपको करवाया हुआ है बिल्कुल बेटा वैसा ही ये क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूलेस के साथ, और आपको इसका आंसर मुझे कॉमेंट करके बताना है। बाकी बच्चों फिर से जिस बच्चे को भी इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, सो ये वन शॉट मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। समतल में गति का बेटा वन शॉट ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। दूसरी बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सारे चैप्टर्स के वन शॉट, और जब जितनी बेटा मैंने आपको फिजिक्स की क्लासेस पर करवाई हुई हैं वो सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। चाहे बेटा आपको जो है सरल रेखा में गति का वन शॉट करना हो, चाहे आपको जो है मात्रक और मापन का वन शॉट करना हो, ये सारे लेक्चर्स आपको यहीं पर मिल जाएंगे। प्लस बच्चों वापस से अगेन बता दूं कि आपको बेटा मैंने होमवर्क डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो होमवर्क को अटेम्प्ट करना मत भूलना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सारा सिलेबस कंप्लीट आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा आगाज बैच के अंदर, जिसको आप बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 012471585250 पर कॉल करके। सो बच्चों इस बैच में क्लासेस बिल्कुल लाइव चलती हैं, आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं, आप लगातार इंटरेक्शन कर सकते हो टीचर से, ठीक है। लाइव क्लास होने के साथ साथ आपका जो है चैप्टर टेस्ट है बेटा वो भी तुरंत आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। टीचर स्लाइड्स आपको तुरंत मिल जाएगी ताकि आपके पास सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएं। प्लस बच्चों हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हम आपको दे रहे हैं विद सॉल्यूशन। सो यानी कि बेटा अगर आपके पास सारा ये आगाज बैच अगर है तो क्लास 11th की पढ़ाई मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल डिफिकल्ट आपको लगने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों मैं आपसे एज अ टीचर, एज अ बड़ी बहन और एज अ मेंटोर एक ही बात बोलूँगी, 11th नो डाउटली बहुत ही डिफिकल्ट है 10th के कंपैरिजन में। इवन जब आप क्लास 12th में आओगे तो आपको क्लास 12th ईजी लगेगी 11th के कंपैरिजन में, बट 11th को बेटा सीरियसली लो, हल्के में मत लो।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि 11th को स्किप करके आप 12th में टॉप करने का सोच रहे हो, बेटा नहीं हो पाएगा। आधी 12th 11th के भरोसे ही है, आधे 12th के कॉन्सेप्ट 11th के भरोसे ही है। नहीं आएगा, नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं पता चलेगा आपको। फिर मैं वही बोलूँगी कि चैप्टर्स को स्किप मत करो, किसी भी कॉन्सेप्ट को स्किप मत करो, है ना। आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, बार बार पढ़ो, थोड़ा सा लगेगा। अगर 2-4 चैप्टर भी अगर आपने निकाल लिए ना, तो आगे के चैप्टर्स आपको ईजी लगना स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी आप लोग खुद समझदार हो। तो बच्चों मैं फिर वही बोलूँगी आपसे कि अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो आगाज़ बैच आपके सामने है, जस्ट ज्वाइन करो, एक कॉल दूर हो आप हमसे। बाकी बच्चों होमवर्क मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जा कर के इस क्लास की इम्पॉर्टेंट क्विज को अटैम्प्ट करो जा कर के, और देखो कि आपको कितना आता है। बाकी मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लासेस में। आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली क्लास आप लोग किस टॉपिक पर अटेंड करना चाहते हो, और मैं कौन कौन सी क्लासेस आपके लिए लेकर के आऊँ। सो गाइज़ ये कमेंट करना ज़रूर जो है करना, कोई मत भूलना। सो गाइज़ मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चा, बाय बेटा, टेक केयर।